हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सब अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा ईवीएस की क्लास चल रही है, ईवीएस और हिंदी की। तो आज हमारा ईवीएस की क्लास है, तो उसमें हमारा टॉपिक है आश्रय एवं परिवार। जो 4 टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, तो आज हमारा 5वां टॉपिक है आश्रय एवं परिवार। तो बात करते हैं हम परिवार की। परिवार क्या होता है? तो इससे पहले आप, जो कि हमारा परिवार है, जो हम एक परिवार के सदस्य के रूप में ही हैं, तो आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि परिवार होता क्या है। और परिवार, सबसे पहले कि परिवार जो शब्द है वो कहाँ से आया, कहाँ से उत्पत्ति हुई कि ये परिवार है। एग्जैक्ट वर्ड मिला कि जहाँ लोग जो इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसको परिवार कहते हैं। और वो परिवार शब्द कैसे आया? तो परिवार शब्द जो है वो फैमिली का हिंदी रूपांतरण, यानी कि फैमिली जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है। और फैमिली जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है। लैटिन भाषा के फैमुलस वर्ड से लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड है ये फैमुलस से लिया गया है। फैमुलस का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? नौकर। फैमुलस का अर्थ क्या होता है? नौकर। ओके, तो इतना क्लियर है। परिवार शब्द है, परिवार शब्द लैटिन भाषा से नहीं लिया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे साइकोलॉजी शब्द है उसके लिए भी। तो परिवार शब्द जो है वो हिंदी रूपांतरण है फैमिली का, यानी कि परिवार जो है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश से लिया गया। फैमिली जो वर्ड है वो इंग्लिश से लिया गया, बट फैमिली वर्ड आया कहाँ से है? तो लैटिन भाषा का जो फैमुलस वर्ड है उससे बना है। लिया नहीं गया, डायरेक्ट फैमिली वर्ड नहीं लिया गया यहाँ से। यहाँ का फैमुलस जो वर्ड है जिसका अर्थ नौकर होता है, वहाँ से फैमिली वर्ड बना है। ओके, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी फैमिली जो क्या होती है। तो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज की एक बेसिक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। सामान्य इकाई जो होती है वो क्या होती है? परिवार होती है। सबसे पहले समाजीकरण जो होता है वो परिवार से स्टार्ट होता है। बच्चे का पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। यानी कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो कहाँ से? परिवार से होती है। एक समाज टाइप जो हमें माहौल मिलता है वो कहाँ मिलता है? परिवार में। तो परिवार एक यूनिट है, एक अपने आप में एक समाज ही है। यूनिट नहीं, एक्चुअली हम कहें तो ये एक समाज ही है। परिवार अपने आप में एक समाज ही है, समाज का निर्माण होता है। हर एक परिवार एक समाज है, क्योंकि हर एक परिवार के अलग रूल होते हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। और एक परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ समानताएं भी होती है कि हाँ ये इस परिवार से बिलोंग करता है। ओके, द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, अब एक डेफिनेशन है कि मैकाइवर और पेज की, ये पेज वो वाला पेज नहीं है, ये किसी का नेम है। तो मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन है कि परिवार फिजिकल रिलेशन पर आधारित, यानी फिजिकल यानी कि यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है। एक छोटा समूह है फिजिकल रिलेशन पर आधारित। ओके, जो बच्चे के जन्म व पालन की व्यवस्था करता है। क्या करता है? बच्चे के जन्म और पालन की व्यवस्था करता है। यानी कि पालन की व्यवस्था करता है मीन उसका समाजीकरण ही हो गया। उसमें पालन करना मीन्स बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद उसका पालन हो रहा है, मीन्स उसका समाजीकरण हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था करता है। ये मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसे आती तो नहीं है, बट कई बार पूछ लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो पूछ लेते हैं, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। तो मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग क्या है कि परिवार फिजिकल रिलेशन पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चे के जन्म और पालन की व्यवस्था करता है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा जीपी मर्डाक के द्वारा कुछ वर्ड्स कहे गए हैं। जीपी मर्डाक, इन्होंने कम से कम 250 समाज जो है, 250 सोसाइटी जो है उनका अध्ययन किया। कितने अध्ययन किया? 250 सोसाइटी का अध्ययन किया। यानी कि अलग अलग कंट्री में जाकर अलग अलग समाज, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई, तो मतलब अलग अलग जो समाज है, अलग अलग जो जनजातियां हैं, उनमें उन्होंने अध्ययन किया। कितने किया? 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया। ओके, तो उसमें इन्होंने पाया कि फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल। परिवार जो है वो सार्वभौमिक है। फैमिली ये क्या कहते हैं?
जीपी मर्डाक क्या कहते हैं कि फैमिली इज अ यूनिवर्सल, यानी कि परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्या होता है कि परिवार एक ऐसी इकाई है जो हर जगह पाई जाती है। यूनिवर्सल मीन्स अपने यूनिवर्स में हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परिवार ना हो। ओके, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितनी भी कंट्रीज, जितनी भी जनजातियाँ हैं, जो भी जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ क्या है, वो एक परिवार जरूर है उनका, चाहे वो 2 मेंबर्स का है, चाहे वो 3 मेंबर्स का है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स का है, बट वो एक परिवार के रूप में रहते हैं। यानी कि परिवार जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि फैमिली इज ए यूनिवर्सल, ये शब्द किसके या ये चीज़ किसने सिद्ध की है, तो वो जेपी मर्डाक है। जेपी मर्डाक, उन्होंने कम से कम 250 समाजों का अध्ययन किया। ओके, इतना क्लियर है, परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। अब बात करते हैं हम, एक और डेफिनेशन है प्लेटो की, डेफिनेशन है प्लेटो की। प्लेटो क्या बोलते हैं कि परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला है, यानी कि जो फैमिली क्या है, प्लेटो क्या बोलते हैं, फैमिली इज अ फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। फैमिली क्या है, फर्स्ट स्कूल है, यानी कि प्राथमिक पाठशाला है, किसकी, बच्चे की। प्लेटो क्या बोलते हैं कि फैमिली इज अ फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, यानी कि फैमिली जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला है। तो ये बात मैंने जैसा भी बताई है आपको, प्रथम पाठशाला कैसे है, क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है स्टार्टिंग में वो फैमिली से सीखता है। उसे कहीं मतलब बाहर अगर हम कहीं स्कूल में नहीं छोड़ा जाता, कोई सोसाइटी में नहीं छोड़ा जाता, ऐसे नहीं कि जन्म दे दिया और उसको खुले में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो बच्चा क्या करता है, जो कुछ भी सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। अपनी फैमिली मान लो, या जहाँ भी वो रह रहा है, अपनी नानी के घर रह रहा है या कहीं भी रह रहा है, तो वो उसकी एक फैमिली होगी, तो वहीं से सीखता है। और फर्स्ट टीचर जो होता है बच्चे का, कौन होता है, माँ होती है। उसके माँ बाप क्या होते हैं, बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं। बच्चे का पहला अध्यापक कौन होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं। और पहला जो स्कूल होता है, पहला जो उसकी पाठशाला जो होती है, वो क्या होती है, उसका परिवार होता है। परिवार एक समाज की तरह ही होता है। ओके, तो प्लेटो की ये लाइन है, ये जरूर ध्यान रखना आप, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं हम फैमिली के टाइप्स की। तो फैमिली के जो टाइप्स है, जैसे हम किसी चीज़ को जब दर्शाना होता है, उसके टाइप्स वगैरह बताने होते हैं, तो हम सारणी बोलते हैं, या हम बोले एक तालिका बोलते हैं। तो परिवार के जो टाइप्स हैं उनको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। क्या बोलते हैं उसको, किससे दर्शाते हैं हम, फैमिली ट्री के थ्रू दर्शाते हैं, फैमिली ट्री। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, फैमिली ट्री के द्वारा यानी कि पारिवारिक वृक्ष के द्वारा हम परिवार के जो पार्ट्स हैं उनको दर्शाते हैं। आकार की दृष्टि से परिवार के कौन से टाइप होते हैं वो हम देखते हैं आकार की दृष्टि से। ओके, तो फैमिली ट्री यानी कि फैमिली जो है 2 टाइप्स की होती है। फैमिली जो है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। दूसरी क्या होती है, जॉइंट फैमिली। फर्स्ट होती है न्यूक्लियर फैमिली और सेकंड होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार, न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार, जॉइंट यानी कि संयुक्त परिवार। ओके, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स, माँ बाप यानी कि पेरेंट्स और उनके अविवाहित बच्चे, अनमैरिड बच्चे रहते हैं। कौन रहता है, अनमैरिड बच्चे रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप और उनके अनमैरिड बच्चे रहते हैं। और जॉइंट फैमिली में कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। कम से कम 3 पीढ़ियाँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियाँ। 3 पीढ़ियाँ मीन्स दादा दादी हो गए, पापा मम्मी हो गए और बच्चे हो गए, 3 पीढ़ियाँ हो गई ना। और उनके साथ उनके चाचा चाची, बड़े पापा माँ बोलते हैं, ताऊ ताई, ये सब भी उनके साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं।
माँ बाप, चाचा चाची या चाचा मौसी, बच्चे या हम कहें ताऊ ताई, तो ये सब रहते हैं, यानी कि सब मिलकर रहते हैं। वो कौन सी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जॉइंट, जॉइंट करके रखना। तो जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार होता है। ये सदस्य इसमें रहते हैं। ओके, अब इनके भी टाइप्स है, सिर्फ जॉइंट और न्यूक्लियर ही नहीं, इनके भी आगे टाइप्स हैं। इनमें भी कई प्रकार की फैमिलीज होती हैं। वैसे तो जैसे परिवार है तो परिवार ही होगा ना, उसमें क्या डिफरेंस होना, या तो लार्ज फैमिली होगी या जॉइंट होगी या फिर न्यूक्लियर। लार्ज फैमिली क्या होती है? लार्ज फैमिली में यानी कि मम्मी पापा रहते हैं और जो बच्चा है, कोई भी बच्चे हैं, उनके मतलब बहुत सारे बहन भाई हो, 3-4 बहन भाई हो, यानी कि जो मैन वोमन जो रह रहे हैं उनके 3-4 बच्चे होते हैं। वैसे न्यूक्लियर में क्या होते हैं? माँ बाप उनका या तो एक बच्चा या फिर 2 बच्चे। अगर 1-2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो लार्ज फैमिली में आ जाता है। किस में आता है? लार्ज में आ जाता है। तो लार्ज का ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, जॉइंट और न्यूक्लियर 2 ही टाइप्स पूछे जाएंगे। ओके, बस आपको पता होना चाहिए। तो फैमिली में क्या होता है कि वैसे तो अपने अपने परिवार में कुछ विशेषताएं होती है। मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ गुण मिलते हैं, जैसे मतलब नाक का मिलना। कई परिवारों में जैसे होते हैं सब बच्चों की नाक जैसे मम्मी पापा पे गई होती है, आंखें, उनकी आइज़ का कलर, ठीक है, ये सब चीज़ें परिवार से उन्हें मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उनका वही सिस्टम रहता है। जैसे कईयों की नहीं होती कैट जैसी आइज़ होती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैरी आंखें वाले। तो वैसे होते तो उनको वो क्या होता है, वो जो उनकी चलती रहती है, आनुवांशिकता उसको हम बोलते हैं, कि वो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वो गुण उन्हें अपने माँ बाप से मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, उसमें भी टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ फैमिली जो होती है मदर सेंट्रल होती है। कुछ फैमिली क्या होती है? मदर सेंट्रल होती है। कुछ फैमिली जो होती है वो क्या होती है? मदर सेंट्रल, यानी कि मातृस्तात्मक परिवार होते हैं। मातृस्तात्मक परिवार होते हैं। मातृस्तात्मक परिवार होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं पितृस्तात्मक परिवार। क्या होते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार। क्या लिखा जा रहा है? पितृसत्तात्मक परिवार। ओके, तो मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है? ये मदर सेंट्रल होता है। इसको हम मदर सेंट्रल, मदर सेंट्रल या मदर डोमिनेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर डोमिनेटेड, ठीक है। मदर सेंट्रल या मदर डोमिनेटेड बोलते हैं। एक होते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, जिसको हम फादर सेंट्रल या फादर डोमिनेटेड बोलते हैं। कैसे होता है? मदर सेंट्रल, ठीक है, या फिर डोमिनेटेड, ठीक है। मदर सेंट्रल कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि जो वोमेन होती है, जो वोमेन होती है, यानी कि जो घर में पुरुष होते हैं, वो अपनी वाइफ के घर रहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें मदर सेंट्रल यानी कि माँ या तो घर की मुखिया जो होती है वो माँ होती है, मदर सेंट्रल, या फिर जो औरत होती है उनके घर में पुरुष रहते हैं। यानी कि आदमी जो है अपनी वाइफ के घर में रहते हैं। वो कौन सा परिवार होता है? मातृसत्तात्मक, जहाँ घर की मुखिया जो होती है वो मदर होती है, माँ होती है, या अगर उनकी दादी है तो दादी होती है, नानी है तो नानी होती है। यानी कि मदर सेंट्रल परिवार होता है, मदर डोमिनेटेड परिवार होता है। ओके, फादर सेंट्रल। फादर सेंट्रल में क्या होता है? इसमें जो औरत है वो अपने हस्बैंड के घर पे रहती है, यानी कि जो घर का मुखिया जो होता है वो फादर होता है। कौन होता है? फादर होता है, या दादाजी मान ले, या फिर अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें बड़े पापा या फिर चाचा जो भी हैं वो उस घर के मुखिया होते हैं। वो होता है फादर सेंट्रल फैमिली, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार। ओके, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ फैमिली, कि फैमिली के फंक्शन क्या है। फैमिली के फंक्शन क्या है? क्यों नहीं चल रहा?
फंक्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, कि फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन भी जो है वो भी 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एसेंशियल होते हैं, एक होते हैं नॉन एसेंशियल, यानी कि एक तो होते हैं आवश्यक कार्य और दूसरे होते हैं अनावश्यक कार्य। अनावश्यक वैसे नहीं, अनावश्यक मीन्स ये नहीं कि वो मतलब काम करने ज़रूरी ही नहीं है, ज़रूरी है, बट फर्स्ट जो नीड है वो असेंशियल की है। फर्स्ट नीड किसकी है? असेंशियल को होती है। जैसे हमारी ज़रूरी आवश्यकताएं होती है, खाना, छत हमारे लिए, यानी कि खाना, मकान, पानी, ये हमारी पहली आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये असेंशियल जो होती है वो ज़रूरी होती है, इनकी बहुत ज़रूरी होती है, और नॉन असेंशियल भी होती है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। ओके, तो फर्स्ट कौन सी होती है? असेंशियल। फर्स्ट होते हैं हमारे असेंशियल फंक्शन, और दूसरा क्या होते हैं? नॉन असेंशियल फंक्शन। नॉन असेंशियल फंक्शंस। ठीक है, नॉन असेंशियल फंक्शन। असेंशियल फंक्शन में कौन सा आता है? फर्स्ट तो आता है संतान प्राप्ति या संतान उत्पत्ति। फर्स्ट कौन सा होता है? संतान प्राप्ति। जैसे कि मैंने मैकाइवर और पेज की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो फैमिली जो होती है वो फिजिकल रिलेशन पे टिकी होती है, यानी कि फिजिकल रिलेशन पे टिका हुआ एक छोटा समूह होता है जिसमें बच्चों का जो जन्म होता है और बच्चों के पालन की व्यवस्था की जाती है। तो फर्स्ट जो कार्य होता है फैमिली का असेंशियल जो है वो क्या होता है? संतान प्राप्ति। क्या होता है? संतान प्राप्ति। दूसरा क्या होता है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। दूसरा क्या होता है? समाजीकरण। दूसरा एसेंशियल वर्क क्या होता है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। तीसरा होता है घर का प्रावधान, यानी कि घर की प्रोक्रिएशन। क्या होती है? प्रोक्रिएशन जो होती है घर की वो होती है, यानी कि घर का प्रावधान। घर का प्रावधान यानी कि घर की प्रोक्रिएशन जो होती है वो होता है। ये 3 जो है ये तो फंक्शन एसेंशियल है, यानी कि ये तो ज़रूरी है ही है, करने ही करने। उसके बाद हमारे हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में सबसे पहले हमारा आता है एजुकेशनल फंक्शन, यानी कि शैक्षिक फंक्शन, शैक्षिक कार्य। एजुकेशनल फंक्शन यानी कि हमारा शैक्षिक कार्य। दूसरा आता है हमारा सामाजिक, सोशलाइजेशन और सोशल में फ़र्क है। सामाजिक कार्य ये है समाजीकरण, और ये है हमारे सामाजिक कार्य। सामाजिकरण और सामाजिक कार्य में फ़र्क क्या है? सामाजिक कार्य क्या होता है कि हम अपने घर से निकलकर समाज का कार्य करते हैं, यानी कि हम अपने से ऊपर उठ के सोचते हैं, वो होता है सामाजिक कार्य। और सामाजिकरण क्या होता है? जो फैमिली में बच्चा पैदा होता है उसका पालन पोषण होता है, वो उसका सामाजिकरण होता है। ओके, जो फैमिली में होता है वो सामाजिकरण होता है। और सामाजिक कार्य यानी कि हम अपने से ऊपर उठकर कुछ काम करते हैं, वो होता है सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, सोशल फंक्शन। नेक्स्ट है कल्चरल फंक्शन, यानी कि सांस्कृतिक कार्य। और क्या होता है? सांस्कृतिक कार्य। इनको आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सांस्कृतिक कार्य है, कौन सा सामाजिक कार्य है, बस एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? धार्मिक कार्य, यानी कि रिलीजियस वर्क, या कहीं हम रिलीजियस फंक्शन। शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। और नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य संबंधी कार्य, यानी कि हेल्थ रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो भी इसी में आता है, स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो ये 5 जो हैं वो हैं नॉन एसेंशियल, और बाकी जो 3 है वो एसेंशियल है। ठीक है, 3 एसेंशियल और 5 नॉन एसेंशियल। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि फैमिली वैसे तो सेम होती है, सबके लिए सेम रूल है, कोई भगवान ने किसी को अलग बना के नहीं भेजा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऊंच है, ये नीच है, बट हम डिवाइडेशन कर देते हैं। कई घरों में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग रूल होते हैं। आज से कई घरों की बात क्या कहूँ, आज से 10 साल पहले मोस्टली घरों में, मतलब लगभग सभी घरों में लड़कों के लिए अलग रूल, लड़कियों के लिए अलग रूल होते थे। आजकल फिर भी सिचुएशन ठीक हो गई है, इनफैक्ट औरत और पुरुष के लिए भी, लेडीज़ और जेंट्स के लिए भी अलग अलग रूल होते थे।
अब थोड़ा सिचुएशन ठीक हुई है, अब मतलब 50-50% रहा है। ओके, तो अलग अलग रूल बना दिए जाते थे, और ये जो, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये जो लैंगिक विभेद है ये नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि कुछ परिवार अपने आप को उच्च समझते हैं, जो धनी परिवार होते हैं वो अपने आप को उच्च समझते हैं, बाकियों को नीच समझते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये रूढ़िवादिताएँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए फैमिलीज़ में। तो अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में, यानी कि हमारे इंडिया में, शादी की जो उम्र है वो लड़कों की, यानी कि बॉयज़ की 21 ईयर्स है और गर्ल्स की 18 ईयर्स है। अभी इसमें चेंज करने की बात की जा रही है, बट फ़िलहाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लड़कों की 24 और लड़कियों की 21। तो अब तक के अगर हम देखें तो बॉयज़ की 21 और गर्ल्स की 18। आप सोचोगे इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा पेपर में कैसे आएगा, ये भी कंफ्यूज कर देता है। एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, किस टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया था कि भारत में लड़कियों और लड़कों की विवाह की उम्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन थे कि लड़कों की, ऑप्शन जैसे ए ऑप्शन लगा लूँ मैं, लड़कों की, लड़के 21 वर्ष, लड़कियां 18 वर्ष। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था, लड़कियां 18 वर्ष, लड़के 21 वर्ष। ठीक है, तीसरा चौथा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजिंग ये दो ही थे। ठीक, चौथा हमारा था कि इनमें से कोई नहीं, और तीसरे में जो एज जो है वो रॉन्ग दी गई थी। ठीक है, तो ये दो थे। क्वेश्चन क्या था कि भारत में लड़कियों और लड़कों की विवाह की उम्र क्या है, या विवाह की निम्नतम आयु सीमा क्या है, ये था क्वेश्चन। ओके, तो इसमें जैसे हमने देखा, हमें पता है लड़कों की 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष, आंसर राइट है। तो बहुत से ने क्या किया, ये राइट कर दिया। ये राइट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कि भारत में लड़कियों और लड़कों की, यानी कि पहले लड़कियों की पूछी है, बाद में लड़कों की, तो राइट कौन सा आना था, बी वाला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मीन्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि लड़कियों की उम्र क्या है और लड़कों की उम्र क्या है, सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता होती है, फिर भी ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, और दिया हुआ भी ऐसे ही है। फर्स्ट में अगर राइट दे रखा है तो हम सेकंड में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना होता है कि जैसे तैसे करके हम अपना टाइम भी बचा के रखें। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो फैमिली का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से यही चीज़ें पूछ जाती हैं, और इसमें कोई ख़ास ये नहीं है कि कोई आपसे सन पूछेंगे या कोई ख़ास पॉइंट्स होते हैं, बेसिक सी चीज़ें होती हैं वही आपसे पूछी जाएंगी। और इस जो चैप्टर, ये जो फैमिली चैप्टर है, इसमें मोस्टली आपसे जो एनसीईआरटी की है, थर्ड क्लास की, 4th क्लास की और 5th क्लास की, 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी है बच्चों की जो है, उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उनकी क्वेश्चन होता है काफ़ी बड़ा, 5-6 लाइन्स का क्वेश्चन होता है, उस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा नहीं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप से ये लेसन इस बुक में है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। ओके, इनकी उसकी स्टोरी ज़रूर पता होनी चाहिए। पूरा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। एक लेसन को आपको कितना देना है? सिर्फ एक लेसन को आपको 5 मिनट देने हैं, क्योंकि इतने लेंथी लेसन होते भी नहीं हैं। 3rd क्लास में तो बहुत छोटे होते हैं, 4th 5th का फिर भी ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लेसन को 5, ज़्यादा से 10 मिनट देनी है। तो आप ज़रूर पढ़िए, 3 से 4 घंटे का काम है, वो आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि पिछली बार जब हमारे ऑनलाइन पेपर हुए थे, बच्चों के जब पेपर हुए थे, उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और कुछ नहीं थे, बिल्कुल सिंपल थे। जो लेसन की स्टोरी है उसी में से पूछा गया था कि इसमें ये क्या होगा। पेडागोजिकल बहुत आए हुए थे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर करना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आश्रय करेंगे कि जो आश्रय है वो कैसे होते हैं। फैमिली हमने पढ़ लिया। फैमिली यानी कि जो लोगों का समूह होता है, एक फिजिकल रिलेशंस पे रिलेटेड जो होता है, जो उन संबंधों पर रिलेटेड जो होता है, जिसमें बच्चे का जन्म और उसके पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है, वो हमारी फैमिली होती है। फैमिली सार्वभौमिक है, तो वो चीज़ हमने देखी। अब हम करेंगे आश्रय, कि आश्रय क्या होता है और आश्रय की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करना।
तो इससे रिलेटेड जो हमने फैमिली अभी चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या है, लैंगिक विभेद क्या होता है। समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कियों व लड़कियों के लिए अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, लड़कों के लिए अलग रूल, लड़कियों के लिए अलग रूल, इनकी लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। जेंट्स से बाहर भी जा सकते हैं, जिस मर्जी टाइम जा सकते हैं, अपनी मन मर्जी भी चला सकते हैं। जेंट्स मतलब गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन लेडीज़ नहीं बोल सकती, यानी कि पति परमेश्वर जो वाला वो सिस्टम है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो चीज़ थी। तो लैंगिक विभेद क्या होता है कि समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये वाली चीज़ें जो होती है वो लैंगिक विभेद को दर्शाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सीटेट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, वो भी क्लास 8 से 3rd, 4th, 5th के। तो क्वेश्चन क्या है, कक्षा 3 के छात्रा को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह समझाया जाना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, परिवार की परिभाषा गलत है, तो ये नहीं है, क्योंकि एकल परिवार में कौन होता है, माँ बाप और उनके बच्चे। और विस्तारित में क्या होता है, दादा दादी, अन्य रिश्तेदार, या फिर मौसा चाचा मौसी, ताऊ ताई, उनके बच्चे, ये सब होते हैं संयुक्त परिवार में। तो ये ठीक है, बात दोनों ही ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, ये बात तो है, ये तो गलत हो गई। अब असंवेदनशील कैसे है, जो वो सही बात बता रही है उनको। समावेशी नहीं है, समावेशी क्यों नहीं है, इन्होंने पूछा है कि कक्षा 3 के छात्रों को, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको सिखाया, या फिर जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको सिखाया, उन्होंने वो चीज़ तो इंडिकेट नहीं की है। छात्रों को मीन्स उसमें सभी आ गए, तो ये चीज़ भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि परिवार की जो अवधारणा है वो इसी तरह समझाई जानी चाहिए। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था वो वाला आ गया, रीट में आया क्वेश्चन था। लड़कियों व लड़कों की, तो 16 और 18 वर्ष, ये तो रॉन्ग है। 18 और 21 वर्ष, यहाँ 18 और यहाँ 21। तो हमारा आंसर क्या होगा, लड़कियों व लड़कों की पूछा है। एक क्वेश्चन और जगह आया हुआ था, उसमें क्या था कि पहले 21 व 18 था, फिर 18 व 21 पूछा गया था, 2 ऑप्शन अलग थी, उसमें यू था। और रेट वाले में थोड़ा इस टाइप से है, ठीक है। तो लड़कियों की आयु क्या हो गई 18 और लड़कों की क्या हो गई 21 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो 2006 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 2006 में। देखो, ये क्वेश्चन फिर आ गया कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। न्यूनतम कानूनी आयु क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 18 वर्ष और 21 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में बाल निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो वो 2006 में पारित किया गया। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, हमें विशेषता बतानी है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क छात्र रहते हो, ठीक है। प्रत्येक सदस्य की अन्य आय जो है वो भिन्न जमा की जाती हो, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा परिवार में। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करते हो, ये भी ठीक है। सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व, जैसे कि मैंने आपको मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन समझाई थी, तो ये भी ठीक है। प्रत्येक जो सदस्य है उसकी आय भिन्न जमा की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता परिवार में। आय जो होती है, जो मुख्य होता है, उसी के पास होती है, ओके। तो राइट आंसर इज बी। एक क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः है, इसने पूछा है क्रमशः, क्रम से बतानी है। तो लड़कों की क्या है 21 वर्ष, लड़कियों की क्या है 18 वर्ष। तो राइट आंसर इज ए, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी तो अब बात करते हैं हम आश्रय की। तो जैसा कि अभी आपने परिवार के बारे में पढ़ा और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए आश्रय। सबसे पहले बात करते हैं आश्रय होता क्या है। आश्रय मीन जिस जगह पर जो जीव रहता है वो उसका आश्रय होता है। जैसे चींटी जहाँ रहती है वो उसका आश्रय, बिल में रहती है चींटी,
ज़मीन में रहती है तो वो उसका आश्रय है। मनुष्य घरों में रहता है तो वो उसका आश्रय है। चिड़िया घोंसले में रहती है, वो उसका आश्रय है। इनके जो जीव जिस जगह पे रहते हैं वो उसका आश्रय है। ठीक है, ये आश्रय होते हैं हमें रहने के लिए। तो आश्रय की ज़रूरत होती है, हर कोई आश्रय में रहता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे आश्रय जो होते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। तो इस टाइप से हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले, सबसे पहले हम पशुओं की बात करेंगे, जंतुओं की बात करेंगे, जंतु जगत की बात करेंगे, उसके बाद घरों की बात करेंगे। तो जंतु जगत की अगर हम बात करें तो कुछ जंतु जो होते हैं वो घरों में रहते हैं। कुछ जंतु कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। देखो ये बिल्कुल ईजी है, ये पॉइंट्स बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि जो चीज़ें जितनी हमें आसान लगती है ना, वो हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो घरों में रहते हैं कौन कौन से जीव रहते हैं? डॉग यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चींटी, छिपकली, इनफैक्ट कॉकरोच भी, मकड़ी। तो ये घरों में रहने वाले जीव है। ओके, अब बात करते हैं कुछ जीव जो है वो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, ओके। अब कुछ जीव जो ज़मीन पर रहते हैं, ये थे घरों में रहने वाले, और कुछ वो जीव जो ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पर कौन कौन से रहते हैं? कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, ये ज़मीन पर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे घरों में भी रहते हैं। हाँ, इस चीज़ को अलग से डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे चींटी है वो ज़मीन के ऊपर तो नहीं रहती, वो तो ज़मीन के अंदर रहती है। चूहा है, इसमें एक चूहा भी देख सकते हैं हम, चूहा है, वो भी ज़मीन के अंदर रहता है, घरों में रहता है, बट वो ज़मीन के ऊपर तो नहीं रहता ना, ज़मीन के अंदर रहता है। तो इसको अलग से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है हमें। तो ज़मीन पर रहने वाले कौन से वैसे हैं? इसमें से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, छिपकली, ये क्या कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। और फिर है ज़मीन के अंदर रहने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव कौन से हैं? ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव। तो ज़मीन के अंदर कौन कौन से रहते हैं? सांप, चींटी, चूहा, ये कहाँ रहते हैं? ज़मीन के अंदर रहते हैं। गोरैया, ठीक है। तो ये ज़मीन के अंदर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हम कि जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, उभयचर जिनको हम बोलते हैं, पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं उभयचर। उनको हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। देखो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको ना एक बार अगर आप कोई वीडियो देख लेते हो किसी भी चैनल से, मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से, तो आपको उस चीज़ को दोबारा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे टॉपिक है ये। तो उभयचर कौन से होते हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक है, कछुआ है, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, दोनों में ये रह सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे उभयचर जीव। अब बात करते हैं पक्षियों के घोंसलों की, यानी कि जो जीव जहाँ रहते हैं उसके स्थान की हम बात करते हैं। यानी कि हर जो जीव होता है वो अपना घोंसला बनाता है। ह्यूमन बीइंग की तरह थोड़ी ना है कि बनाया किसी ने और रहा कहीं, क्योंकि कुछ लोगों को पका पकाया खाने की आदत होती है, सब तो नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो अपना घोंसला सेल्फ मेड होता है, उनका घोंसला क्या होता है? सेल्फ मेड होता है। और पक्षी घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं, उसमें हमेशा नहीं रहते पक्षी, सिर्फ अंडे देने के लिए, यानी कि उनके अंडे देने के लिए बनाते हैं, जिसमें उनके
बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, अंडों से बाहर निकल जाते हैं और वो उड़ने लायक हो जाते हैं, तो वो घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। फिर अगली साल वो नया घोंसला बनाते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। अपना घोंसला खुद बनाते हैं। हाँ, कुछ एक पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाते, वो मैं उनको आपको बताऊंगी। अंडे देने के लिए बनाते हैं। और क्या होता है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, इनके अंडों से निकल जाते हैं और वो उड़ने लायक हो जाते हैं, तो वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, वो अपना घोंसला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कलचिड़ी। कुछ बर्ड्स के बारे में हम देखेंगे। कलचिड़ी, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लगने, जस्ट एक क्लिक ही करना है आपको। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत करियो, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो 2 मेंबर और देखेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैंने जो करवाया है उसका कुछ फ़ायदा है। ओके, तो कलचिड़ी जो होती है वो पत्थर जो होते हैं उन पे अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी कहाँ बनाती है, पत्थर पर अपना घोंसला बनाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। कलचिड़ी जो होती है वो पत्थर पर अपना घोंसला बनाती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कौवा। इसकी एक इंटरेस्टिंग सी है स्टोरी, और ये कौवा वाला क्वेश्चन मेरे को यूँ लगता है सेंट्रल बोर्ड वालों को पसंद आ गया। मतलब हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आप सोच रहे हो कौवे को क्या ज़रूरत है, मैम तो खुद तो बोल रही है कि भाई जो पक्षी जो होते हैं अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, तो कौवे को घोंसले की क्या ज़रूरत है। क्योंकि कौवा कोयल के लिए घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। कोयल जो होती है ऐसा पक्षी है जो अंडे देने के लिए अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। कोयल जो कौवे का बनाया हुआ घोंसला है उसमें अंडे देती है, और कौवा पेड़ की ऊंची डाल जो होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है। ओके, इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता जो होता है वो पेड़ में छेद करके घोंसला बनाता है। पेड़ की जो बड़ी जो हम तना जो होता है मोटा, उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, फाख्ता जो होता है पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। सॉरी, कठफोड़वा। कठफोड़वा जो होता है पेड़ में छेद करके घोंसला बनाता है। कठफोड़वा पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो होता है वो कलचिड़ी की तरह ही झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है, झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। झाड़ियों में घोंसला बनाता है। ठीक है, फाख्ता जो होता है वो झाड़ियों में घोंसला बनाता है। कठफोड़वा होता है वो पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं जुलाही चिड़िया। जुलाही नाम से आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। जुलाही चिड़िया या हम कहें वीवर बर्ड, ये धागों से अपना घोंसला बनाते हैं, यानी कि रेशों से। और इनकी खास बात ये है कि वीवर बर्ड जो मेल वीवर बर्ड होता है, जो नर पक्षी होता है, वो घोंसला बनाता है। नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। वीवर बर्ड जो है यानी कि जुलाही जो चिड़िया है वो नर पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है। ओके, जैसे कौवा कोयल के लिए बनाता है, वैसे ही इसमें नर पक्षी जो होता है वीवर बर्ड वो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। दर्जन, इसका घोंसला सबसे सुंदर होता है। दर्जन चिड़िया दर्जे की तरह ही सीती है। ये पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है। क्या करती है, पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है, बिल्कुल दर्जी की तरह। तो इसका घोंसला सबसे सुंदर घोंसला होता है। सबसे सुंदर घोंसले की हम बात करें तो वो दर्जन चिड़िया का होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कबूतर और गौरैया। कबूतर और गौरैया जो है वो घरों में भी घोंसले बनाते हैं। जब गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा होगा ऊपर वाली जो विंडो होती थी, जब जो उनकी छुट्टियों के बाद स्कूल जाते थे तो गुटरगू ही होती रहती थी पूरा दिन। तो कबूतर और गौरैया जो है वो घरों में भी घोंसले बनाते हैं। कबूतर गौरैया घरों में घोंसले बनाते हैं। देखो वैसे तो एक पक्षी है उसके बारे में हम कम से कम 10 मिनट तक पढ़ सकते हैं, बट हमें 10 मिनट तक नहीं पढ़ना। जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें रिपीट होती हैं, जो सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है। रीड की तरह ये नहीं है कि हमसे पूछा संज्ञा है और हम पढ़ने सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण सब कुछ लग गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर इसमें संज्ञा पूछा तो हमें संज्ञा ही पढ़नी है। ओके, तो कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बनाते हैं। इनके बारे में सिर्फ यही बात पता करनी है, कैसे बनाते हैं, इनका घोंसला कैसा होता है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये दोनों घरों में भी घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू जो होता है पेड़ का खोखला जो हिस्सा होता है, पेड़ का खोखला हिस्सा उसे पेड़ के तने में कहीं भी दिख जाए उसमें अपना घोंसला बना लेता है। उल्लू कहाँ बनाता है? पेड़ का खोखला भाग जो होता है, पीपल के जो पुराने जो पीपल के पेड़ है उसमें आपने उल्लू के घोंसले देखे होंगे, क्योंकि पीपल का पुराना पेड़ है वो अंदर से खोखला हो जाता है। बाकी पेड़ तो नहीं होते, खैर वो टूट जाते हैं, बट पीपल का पेड़ जो है वो अंदर से खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। बाहर से बढ़ता जाता है बट अंदर से खोखला हो जाता है, तो उसमें उल्लू अपना घोंसला बना लेता है। यानी कि पेड़ का जो खोखला भाग है उसमें उल्लू अपना घोंसला बनाता है। पेड़ का खोखला भाग जो है उसमें उल्लू अपना घोंसला बनाता है। बनाता तो क्या है, वो तो उसी में रहता है, बना बनाया होता है। थोड़ी बहुत मेहनत करता होगा, इधर उधर से जगह बना लेता होगा, तो इसमें रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं चील की। चील जो है सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पे अपना घोंसला बनाती है। चील जो है सबसे ऊंचा पेड़। अब ये विशेषता हमने किसी और पक्षी की भी पढ़ी होगी, कौवे की पढ़ी थी। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और चील क्या करती है? सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। कौवा पेड़ चाहे छोटा ही हो बट डाल सबसे ऊंची होनी चाहिए, और चील क्या करती है? सबसे ऊंचा जो पेड़ है उस पर अपना घोंसला बनाएगी। और चील का जो घोंसला होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, 4 से 5 फीट का घोंसला होता है चील का। और चील उसको सिर्फ एक बार के लिए यूज़ नहीं करती, एक बार के लिए नहीं बनाती, उसको साल दर साल यूज़ करती है। ऐसा नहीं एक बार अंडे दे दिए और वो घोंसला ऐसा ही पड़ा रहा और फिर दूसरी जो नेक्स्ट टाइम जो है वो नया बनाएगी, नहीं, बार बार उसका यूज़ करती है। तो चील का घोंसला जो होता है बड़ा होता है, बड़ी मेहनत से बनाती होगी, इसीलिए शायद ऊंचे पेड़ पर बनाती होगी ताकि वो कहीं जाए ना। तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है घोंसला अपना, और ये 4 से 5 फीट चौड़ा होता है, यानी कि बड़ा होता है, और साल दर साल उसको यूज़ करती है। ठीक है, अब रह गया गिद्ध। गिद्ध जैसे काम करता है वैसे घोंसला बनाता है। तो गिद्ध जो है जैसे पत्थर हो गए, झाड़ियाँ हो गई, या हम कहें मतलब जो सुनसान जगह जो होती है वहाँ पर घोंसला बनाता है, जहाँ कोई ना आता जाता हो। सुनसान जगह पर घोंसला बनाता है, क्योंकि आपको पता है गिद्ध जो है मृत जीवियों को खाता है, यानी कि मरे हुए जो जीव है उनका शिकार करता है गिद्ध। तो गिद्ध सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान जगह पे बनाता है। अब एक लास्ट है मोरनी। मोरनी का रह गया। मोरनी जो है वो अपना घोंसला या तो झाड़ियों में बनाती है, मोरनी या तो झाड़ियों में बनाती है अपना घोंसला, जैसे फाख्ता बनाता है, झाड़ियों में बनाती है, या फिर पेड़ की जो नीची डाल होती है ना, पेड़ की नीची डाल पर घोंसला बनाती है। किस पे बनाती है? पेड़ की नीची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। तो ये जो इनका जो टॉपिक है ये हमारा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन सीरीज़ हम बाद में करेंगे जब ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। 5 चैप्टर शायद नहीं, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 हमारा चल रहा है।
ये शायद कल तक कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चनर करेंगे, बट बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था पीछे कि कुत्ता मछली का आवास स्थल क्या है। कुत्ता मछली, तो कुत्ता नाम देख के कुत्ता मछली का आवास स्थल क्या है, मछली का आवास स्थल पूछा था। उसमें ऑप्शन था समुंदर और जैसे घर हो गया या फिर ज़मीन, तो उसका आंसर आएगा समुंदर, क्योंकि कुत्ता मछली मछली है एक। कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ता नाम पड़ा कर दिया, घरों में रहता है, नहीं, पूरा पढ़ना है। कुत्ता मछली है, कुत्ता मछली समुद्र में रहती है, उसका आवास स्थल क्या है, समुद्र है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। यही तो सीटेट की खासियत है, हमें क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं। आता सारा कुछ है, सिलेबस बिल्कुल इजी है, ना ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सिलेबस है और बिल्कुल इजी है। दिक्कत कहाँ आती है, हमें उस चीज़ को समझने में। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है सीटेट पेपर जो है, वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि हमारा उस चीज़ में अटेंशन कितनी है, हमारा ध्यान कितना है उस चीज़ में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे 5 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और कई बार क्या होता है कि उस फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन होता है, बाकी 4 लाइनें यूँ ही होती है, या फिर क्या होता है कि पहले की 4 लाइनें यूँ ही होती है, लास्ट जो क्वेश्चन जो पूछना होता है उसको 5 नंबर लाइन होती है उसमें पूछ रहा होता है। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है बट उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है, आगे पीछे कर देता है। जैसे भारत में लड़कियों और लड़कों की उम्र वाला क्वेश्चन है, वो आगे पीछे कर रखा था, वैसे ही। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है और नहीं वाले क्वेश्चन से सावधान रहना है, नहीं वाले से बिल्कुल अलर्ट रहना है। नहीं जहाँ आ जाए वहाँ अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से आंसर कर देना, ठीक। तो ये आश्रय जो है, जंतुओं का आश्रय है, वो हमारा कंप्लीट होता है। जो कुछ एक आश्रय है, जैसे शेर का आश्रय क्या होता है, बाघ का, चीता का, चींटी का, मधुमक्खियों का, तो ये हम करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि समूह में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके बारे में, कि ऐसा कौन सा जानवर है जो समूह में नहीं रहता, नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था ततैया, चींटी, सीटेड में आया क्वेश्चन है, और मकड़ी, एक और था जो भी था, एक और क्या था, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। तो इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो समूह में नहीं रहती, तो इसमें से मकड़ी जो है वो समूह में नहीं रहती। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, मकड़ी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ज़मीन पर रहने वाले कौन से जानवर है, पानी में रहने वाले कौन से हैं, समूह में रहने वाले कौन से हैं, दीवारों पर कौन से रहते हैं, ज़मीन के अंदर कौन से रहते हैं, पानी और ज़मीन दोनों में, यानी कि उभयचर कौन से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या आएगा, मकड़ी, क्योंकि मकड़ी जो है वो समूह में नहीं रहती। ततैया भी रहता है, चींटी भी रहती है, लाइन लगा के चलती है। मधुमक्खी आपने पता ही है, छत्ता होता है। ततैया जो उसका भी छोटा छत्ता होता है, वो भी इकट्ठे रहते हैं, 5-6 रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं रहते लेकिन 5-6 जरूर रहते हैं। मधुमक्खियाँ होती है वो ज़्यादा रहती है, चींटियाँ भी ज़्यादा रहती हैं। तो मकड़ी जो है वो अकेली रहती है, 1 या 2 इतनी होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सी ऑप्शन इज़ राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। हमें ये होता है ये तो क्या आएगा, ये कोई पढ़ने की चीज़ है, अरे वही चीज़ तो पढ़ने की होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सिर्फ पढ़ना 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 इसी भी मत रहना, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश भी रखना। ऐसा नहीं है कि दिन में 6-6 7-7 घंटे पढ़ो या 10-10 घंटे पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। 4-5 घंटे पढ़ रहे हो बहुत है। अपने माइंड को फ्री ज़रूर रखना, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा। अब पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा, उस टाइम समझ नहीं आए कि क्या है। उसमें कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको कि उसकी डेफिनेशन लिखो, फलाने के लिखो, ढिमके के लिखो, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, कोई टाइप्स नहीं पूछेगा आपसे, बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। तो उस चीज़ के लिए रेडी रखो, अपने माइंड को रेडी रखो, एकदम फ्रेश रखो। ओके, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर में कमी मत रखा करो प्लीज़। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी अलग अलग रहने की जगह जो होती है, आश्रय हम जैसे कहें, तो इसमें आप देख सकते हैं एंट जो है वो एंट हिल में रहती है, ठीक है, इनकी बिल में रहती है। डक जो है पॉन्ड यानी कि तालाब में रहती है। काऊ शेड जिसको हम छप्पर बोलते हैं, रेट हॉल में रहता है जिसको हम बिल बोलते हैं।
हनी बी जो है वो भी यानी कि छत्ते में रहती है। स्पाइडर वेब यानी कि जाल में रहती है। स्पाइडर जो है वो समूह में नहीं रहती, अकेली रहती है। बर्ड नेस्ट में रहते हैं। और बर्ड, कौन सा बर्ड किस टाइप का नेस्ट बनाता है, कहाँ रहता है, तो वो मैंने वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिया है कि कैसे क्या होता है। डॉग जो है कैनल में रहता है। हॉर्स स्टेबल यानी कि जिसको हम अस्तबल बोलते हैं, घोड़े वाला जो है, ये हॉर्स वाला ये काफ़ी बार आया हुआ है, इसको ध्यान से कर लेना। हैन जो है वो कूप में रहती है यानी कि जिसको हम बाड़ा भी कहते हैं। मंकी ट्रीज़ पे रहता है। तो मंकी जो है अपना घोंसला बनाता नहीं है, इसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, लेकिन ये पेड़ों पे रहता है। टाइगर जो है वो डैन में रहता है। लॉयन है वो भी डैन में रहता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वो बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा इसमें। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से करिए। और मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रही हूँ, ईवीएस जो है, सीटेट की ईवीएस जो है इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी है कि मीन्स एक बार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको पढ़ने का मन करता है और उसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओके।